हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डी डी गोयल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का स्वागत है फिर से। हम जो है वो लगातार जेनेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सब्जेक्ट जो है वो चेंज कीजिए, तो जल्दी हम जो है वो फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद में गायनेकोलॉजी का भी अपन जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो है वो जेनेटिक्स के ही अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है वो अपन जेनेटिक्स में ब्रीडिंग जो टॉपिक है उस पर उसके जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले तो ब्रीडिंग को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों के ये कमेंट थे कि सर ब्रीडिंग को जो है वो एक बार ढंग से जो है वो समझा दो, ताकि हमारे जो है वो डाउट जितने भी है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं जो है वो आपको ब्रीडिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जब अपन बात करते हैं ब्रीडिंग की, यानी जिसे अपन कहते हैं प्रजनन, तो प्रजनन जो है वो जनरली दो प्रकार का होता है। प्रजनन से हर बार जो है वो एक क्वेश्चन आपके पास में आता ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एलएसआई में, एलएसए एग्जाम में आपके आना ही है प्रजनन से, ठीक है। बड़ा सिंपल सा जो है मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, ब्रीडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होता है वो तो होता है अंतः प्रजनन, जिसे अपन जो है वो कहते हैं इनब्रीडिंग। और दूसरा जो होता है वो है आउटब्रीडिंग, जिसे अपन कहते हैं बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं अपन आउटब्रीडिंग, ठीक है। पहले तो आराम से समझ लीजिए कि इनब्रीडिंग क्या होता है और आउटब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है। थोड़ी थिकनेस कम कर देता हूं मैं, ओके, यस। तो देखिए, अंतःप्रजनन और बहिर्प्रजनन, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अंतःप्रजनन के बारे में। तो अंतःप्रजनन का अर्थ क्या होता है? यदि एक ही नस्ल के नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य जो है वो प्रजनन करवाया जाता है, तब तो वो है अंतःप्रजनन। नाम से क्या पता चल रहा है? अंत का मतलब एक ही जो है वो क्या है? पीढ़ी है, ठीक है। एक दो पीढ़ी में या उसी पीढ़ी के आसपास जो है वो क्या करवाया जा रहा है? संकरण करवाया जा रहा है, तो वो तो होता है अंतःप्रजनन। और बहिर्प्रजनन का अर्थ क्या होता है? यदि कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, और उनके मध्य प्रजनन करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो होता है बाह्य प्रजनन। अंतःप्रजनन जो है वो जनरली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोज ब्रीडिंग, पहला जो है वो इसमें होता है क्लोज ब्रीडिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है? ऐसे प्रजनन जिसमें क्या होता है? एक ही पीढ़ी में, यानी कि भाई बहन के मध्य, ठीक है, डैम या जो सायर है और बच्चे के मध्य, ठीक है, इस प्रकार का संकरण जो कि एक ही पीढ़ी के अंदर हो रहा है और सबसे नजदीकी है, ठीक है ना। इसमें नजदीकी रिश्तेदार नहीं है, वो नजदीकी रिश्तेदार ना होकर के एक घर के ही आदमी है, ठीक है ना, एक घर के ही पशु है, ठीक है ना। तो उसी परिवार के पशु, भाई बहन हो गया, फुल सिप हो गया, ऐसे संकरण जो कि क्या होते हैं? नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य होते हैं, उन्हें अपन नजदीकी रिश्तेदार नहीं, सबसे ज्यादा क्लोज, ठीक है ना। नजदीकी में तो लाइन भी आएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एकदम क्लोज है, तो वो तो हो गया क्लोज ब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा जो ब्रीडिंग होती है वो होती है लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। लाइन ब्रीडिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि यदि दो पशुओं के मध्य संकरण जो है वो 2 से 4 पीढ़ी, 2 से 3 पीढ़ी के मध्य होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लाइन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। मुर्गियां तथा सुअर में जो है वो नस्ल सुधार के सबसे अच्छी विधियां जो होती है वो लाइन ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा आएगा। एक तो होता है फुल सिप और एक होता है हाफ सिप, ये भी याद रखना, फुल सिप क्या होता है और हाफ सिप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, इनमें तो जो है वो आता है फुल सिप। फुल सिप का मतलब यदि कोई भाई बहन के मध्य प्रकार का संकरण होता है तो उसको फुल सिप कहते हैं, और यदि कजन ब्रदर में होता है तो उसे अपन कहते हैं हाफ सिप। तो ये दोनों ही प्रकार के संकरण जो होते हैं जिनमें क्या हो रहा है? क्लोज और लाइन में जो है वो 2-3 पीढ़ी के मध्य में यदि प्रजनन होता है तो वो अंतःप्रजनन में आ जाएगा। और अंतःप्रजनन में हमेशा जो है वो जीनों की समयुग्मनता जो होती है वो बढ़ती है। देखो, पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर करवा रहा हूं मैं।
है ना। समयुग्मनस्ता जो होती है, होमोजाइगोसिटी जो होती है, वो यहाँ पर बढ़ती है और इस कारण से जो विभिन्नताएं होगी, जो वेरिएशंस होंगे, जो नए जीन की उत्पत्ति होगी, वो यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम होती है, जबकि समयुग्मनस्ता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो है वो आपको बता दिया। क्लोज ब्रीडिंग में फुल सिप होते हैं, लाइन ब्रीडिंग जो होता है उसमें हाफ सिप होते हैं, समयुग्मनस्ता जो होती है वो इसमें बढ़ती है, वेरिएशंस जो होते हैं इसमें कम होते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है बहिर्प्रजनन, जिनमें ऐसी नस्लें जिनके मध्य कोई रिश्तेदारी ना हो, या फिर ऐसे अलग अलग नस्ल, अलग अलग प्रजातियों के मध्य जो संकरण करवाया जाता है, उसे जो है वो अपन कहते हैं बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन जो होता है, इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो होता है आउट क्रॉसिंग। सबसे पहला जो है वो क्या होता है, आउट क्रॉसिंग होता है। और आउट क्रॉसिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि यदि प्रजनन जो होता है वो समान नस्ल के दो पशुओं के मध्य हो रहा हो, जिसमें कोई रिश्तेदारी ना हो। इसमें 2-3 पीढ़ी की रिश्तेदारी थी, इसमें अगर रिश्तेदार नहीं होते, किसी न किसी प्रकार के कोई संबंधी जो होते हैं वो नहीं होते, तो ये जो संकरण होता है उसे अपन कहते हैं आउट क्रॉसिंग। बड़ा सिंपल सा हो गया ये पहला। दूसरा जो होता है वो होता है क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा जो है वो कौन सा होता है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, देखो नाम से बदल रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब कि दो ब्रीड है उनको क्रॉस करवाए, ठीक है ना। तो यदि दो अलग अलग नस्लों के मध्य, दो नस्ल के मध्य यदि संकरण होता है तो उसे अपन कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। एक और भी होता है, ठीक है ना, जिससे एक फेमस ब्रीड जो है वो बनी हुई है, ठीक है, ट्रिपल क्रॉसिंग, जिसमें 3 ब्रीड जो है वो एक दूसरे से क्रॉस करके जो है वो नई ब्रीड बनाती है, उसको ट्रिपल क्रॉसिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन कहते हैं प्रजातीय संकरण। ठीक है, हिंदी में अपन कहते हैं प्रजातीय संकरण, जिसमें दो अलग अलग जाति के मध्य क्या हो रहा हो, संकरण हो रहा हो, तो उसे जो है वो अपन क्या कहते हैं, प्रजातीय संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 प्रकार हो गए, एक तो हो गया अंतःप्रजनन, दूसरा हो गया बाह्य प्रजनन। अंतःप्रजनन जो होता है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि कोई जो ऑलरेडी ऐसी ब्रीड्स या एक ही ब्रीड, एक ही नस्ल की जो है वो नज़दीकी जो संबंधी होते हैं उनके मध्य जो क्रॉस है वो अंतःप्रजनन होता है। जबकि बाह्य प्रजनन में जो है जो दूर के रिश्तेदार होते हैं या फिर नस्लें समान नहीं होती या फिर जातियाँ समान नहीं होती, ठीक है ना, जो हिन्नी बनती है, जो खच्चर बनते हैं, वो स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। एक ग्रेडिंग अप होता है जिसमें क्या होता है कि आपने जो है वो एक नस्ल को जो है एक प्योर नस्ल जो होती है उसको आपको क्रॉस करवाना है असंक्षिप्त, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कोई देसी तरह की ब्रीड है, और उसके साथ लगातार क्रॉस करवा के जो है वो एक आप प्योर ब्रीड जो होती है वो अपन को लानी होती है। तो उसको अपन कहते हैं क्रमोन्नति, या फिर उसे बोला जाता है ग्रेडिंग अप या फिर अपग्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है वो ब्रीड हो गई। इसमें चौथा नाम जो है मैं लिख देता हूँ, चौथा नाम यहीं पे लिख देता हूं मैं, ग्रेडिंग अप। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 टाइप के जो है ये चीज़ें होती है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। एक अंतःप्रजनन और एक बाह्य प्रजनन होता है, और इस टॉपिक पे मैंने आपको जो है अब 25 क्वेश्चन देखेंगे अपन लगातार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो है वो फटाफट से क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए भाई, क्वेश्चंस जो है वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि 5-6 हज़ार क्वेश्चन, 6 हज़ार क्वेश्चन की जो है वो बुक आप सभी के पास में लगभग पहुंच चुकी है। ठीक है, रोज़ जो है वो हमारे पास में 15, 20, 25 ऑर्डर जो है वो डेली आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन को छोड़ दो, बाकी लगातार जो है वो ऑर्डर हमारे पास में मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुक ऑर्डर हो रही है, आप सभी की तरफ से हो रही है, 2-3 बुक हो रही है। अभी जो है हमने वापस से थोड़े शायद मे बी शायद आज जो है हम वापस से आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, आज या कल हम लास्ट ऑर्डर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर जो होगा वो वापस से फ्राइडे सैटरडे तक जब न्यू बुक्स आएगी तब लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने ऑर्डर नहीं किया है, अभी हमने जो है वो जालूरी गेट पे भी प्रोवाइड कर ली है। जालूरी गेट पे भी देखो, जो जालूरी गेट में भी अवेलेबल है, बट कितने टाइम तक अवेलेबल है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे आउट ऑफ स्टॉक मिल सकती है आपको, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बुक्स दी हुई है। ठीक है, वो भी जो है वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो अभी तक जो नहीं गए जालूरी गेट वो जाके ले आना।
और बाकी अगर किसी को और कुछ जानना हो तो आपको पता है 7877445621 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है वो जवाब दे दिया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जिससे रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके रिप्लाई जो है वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अंतःप्रजनन और बाह्य प्रजनन की अपन बात कर रहे थे। अंतःप्रजनन और बाह्य प्रजनन के बारे में मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगला देखिए, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फटाक से जो है वो अपन क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक ही नस्ल के रिश्तेदारों तथा एक ही नस्ल के बिना रिश्तेदारों के मध्य, तो देखो रिश्तेदारों के मध्य तो होता है अंतःप्रजनन, ठीक है। रिश्तेदारों के मध्य तो क्या होगा, अंतःप्रजनन, और एक ही नस्ल के बिना रिश्तेदारों के मध्य होगा बहिर्प्रजनन। तो पहला हो गया अंतःप्रजनन, दूसरा हो गया बहिर्प्रजनन। अभी मैंने आपको पूरा समझा रखा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन दूसरा देखिए, भैंसों की नस्ल सुधार की सबसे अच्छी विधि जो होती है वो कौन सी होती है। तो याद रखना, भैंसों के नस्ल सुधार की सबसे अच्छी विधि होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक सांड का चयन किया जाता है और एक जो है मतलब कि भैंस सांड जो होता है उसका चयन किया जाता है, और एक फीमेल यानी एक मादा का चयन किया जाता है। यानी उत्कृष्ट लक्षणों वाली नर तथा उत्कृष्ट लक्षणों वाले मादा का जो है वो चयन किया जाता है, और उनके चयन के बाद उनका संकरण करवाना जो होता है वो अपन किस में पढ़ते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग मुख्य जो होता है वो भैंसों के नस्ल सुधार की विधि होती है, ठीक है, चयनित प्रजनन। जबकि याद रखना, जो लाइन ब्रीडिंग होती है वो होती है मुर्गियों तथा सुअर में। जबकि गाय भैंस तथा बकरी में, जबकि गाय भैंस तथा बकरी में जो ब्रीडिंग की सबसे अच्छी विधि होती है वो विधि होती है, तो याद रखना, जो गाय भैंस तथा बकरी होती है उनमें जो है वो विधि जो होती है जो कि प्रयुक्त की जाती है वो होती है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है, ठीक है ना, क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो प्रयुक्त की जाती है किसमें, गाय भैंस गाय भेड़ और बकरी, गाय भेड़ और बकरी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अपन, फटाक से देखते रहिए, ठीक है। देखो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको मिलती है, जो आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उनको अलग से जो है वो आप लिखते रहिए, ठीक है, उनके अलग से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें सही से पता चलेगी। दूसरी ये चीज़ है कि भाई मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि अगर जो है वो आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैं देखो क्लासें नहीं लूँगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको किसी भी तरह की ये क्लासें जो है, जो कि मैंने आपको बोला था रेगुलर में रखूँगा, तो वो रेगुलर फिर मैं नहीं रखूँगा, ठीक है ना। तो आप अगर चाहते हो कि रेगुलर क्लासेज जो है वो आपको मिलती रहे, अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तब तो कर दो, नहीं हो लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं, ये तो क्या ही है, तो फिर रहने दो, ठीक है। बाकी जिसको लग रहा है कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है इन क्वेश्चन से, तो वो जो है वो एटलीस्ट आपके सभी जो LSA ग्रुप्स है उसमें शेयर करते रहिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो अब फटाक से करेंगे। एक ही नस्ल के पशुओं के, ये पशुओं हैं, पशुओं के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदारों के मध्य जो है, तो ध्यान रखना, नज़दीकी रिश्तेदार जो होते हैं तो वो माँ बाप रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना। नज़दीकी रिश्तेदार का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है कि जो जैसे कोई भाई का बेटा या फिर जैसे कज़न ब्रदर वगैरह हो गए, वो रिश्तेदार हो गए, ठीक है ना। तो नज़दीकी रिश्तेदार जो होते हैं उनमें जो है वो यहाँ पर क्लोज की जगह आपको ज़्यादा आंसर राइट करना है लाइन ब्रीडिंग, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है 1 से 2 पीढ़ी जो होती है उनके रिश्तेदारों के मध्य क्रॉस होता है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, एक ही नस्ल के दूर के रिश्तेदारों के मध्य, तो ध्यान रखना, यदि दूर के रिश्तेदार है अथवा रिश्तेदारी उनमें नहीं है तो उसमें आंसर जो है वो आप आउट क्रॉसिंग ही करोगे। दूर के रिश्तेदार का मतलब ये हो गया जो असंबंधित है, ठीक है। दूर के रिश्तेदार और यहाँ पर जिनमें रिश्तेदारी नहीं होती, जिनमें रिश्तेदारी नहीं होती, ठीक है ना, उन सभी के लिए जो है वो आपका आंसर क्या जाएगा, आउट क्रॉसिंग जाएगा। आगे देखिए, अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला, तो 2 अलग अलग नस्लें हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्लोज जो है वो इन ब्रीडिंग, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो 2 अलग अलग नस्लें जो होती है उनके लिए अपन क्या लेते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में अगला है छठा, किस प्रजनन में एक अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का प्रजनन शुद्ध नस्ल के सांड से जो है वो करवाते हैं। ये मैंने बताया था कि जो है यदि आप क्या कर रहे हो, असंक्षिप्त मादा है, ठीक है, जिनमें कोई विशेष प्रकार के लक्षण नहीं है,
उनका क्रॉस जो है वो आप किससे करवा रहे हो, शुद्ध नस्ल के जो है वो किसी नर सांड से करवा रहे हो। तो लगातार जब आप पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और सातवीं पीढ़ी तक जो है वो क्रॉस करवाते हो, तो ये असंक्षिप्त मादा वाले जो कैरेक्टर्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, तो सातवीं संतति में जो है वो शुद्ध नस्ल के जो है वो कैरेक्टर इसमें आ जाते हैं। और इसी को जो है वो अपन क्या कहते हैं, ग्रेडिंग अप कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, दो अलग अलग जातियां हैं, प्रजातीय संकरण होगा, ज्यादा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखिए, सत्यकूट इसमें छांटना है। खच्चर जो होता है, तो खच्चर जो होता है वो गधा और घोड़ी का संकरण होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी को ये भी पता होगा कि गधे में 62 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसमें 64 होते हैं, और जो खच्चर होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 63। ठीक है, क्यों होते हैं, देखिए 62 में से भी एक विषम युग्मनज है, क्योंकि ये जो होते हैं ये 2n होते हैं, तो जो युग्मक बनेगा वो क्या बनेगा, n, और वो बन जाएगा 31 गुणसूत्र वाला। इसी टाइप से 64 जो होते हैं उनसे जो है वो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 32 गुणसूत्र वाला। ठीक है, तो 31 और 32 ये दोनों जो है वो आपस में मिलकर के जो है वो 63 टाइप के जो है वो गुणसूत्र बनाता है। 63 गुणसूत्र जो होता है वो बनाता है किसमें, खच्चर में। हिन्नी जो होती है वो घोड़ा और गधी का होता है, बिल्कुल सही है। कैटल जो होता है वो कैटल और बफेलो का होता है, नाम से बदल रहा है, कैटल प्लस ओ मतलब बफेलो। तो यहाँ पर ये तीनों ही सही है और आंसर हो जाएगा इसका डी। फटाक से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन छांटना है। इन ब्रीडिंग से क्या बताया था मैंने, समयुग्मनजता बढ़ती है। आउट ब्रीडिंग में विषम युग्मनजता बढ़ती है। इन ब्रीडिंग से हाइब्रिड विगर, अब ये नई चीज क्या है हाइब्रिड विगर, इसके बारे में समझ लेते हैं। हाइब्रिड विगर का अर्थ क्या होता है कि यदि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, यदि आप जो है वो अपने माता पिता से भी अच्छे लक्षणों वाले पैदा होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन संकर औज। और संकर औज जो होता है इसका अर्थ क्या होता है कि यदि संतति के लक्षण जो होते हैं वो माता पिता के लक्षणों से भी बेहतर होते हैं, तो उसे जो है वो अपन क्या कहते हैं, संकर औज या फिर हेट्रोसिस कहते हैं। और हेट्रोसिस या संकर औज जो है वो तभी उत्पन्न होता है जब क्या होता है, लक्षण अच्छे होते हैं, और लक्षण हमेशा क्रॉस ब्रीडिंग में होते हैं। ठीक है, और इस कारण से यहाँ पर इन ब्रीडिंग में जो है वो हाइब्रिड विगर प्राप्त नहीं होते हैं, आउट ब्रीडिंग में प्राप्त होते हैं। क्लियर। मुर्गी क्योंकि नई, देखो नए कैरेक्टर कहाँ बनेंगे, नए कैरेक्टर आउट ब्रीडिंग बनेंगे ना, इन ब्रीडिंग में तो नए कैरेक्टर बनेंगे नहीं, वेरिएशन होगी नहीं। तो मुर्गी के नस्ल सुधार में लाइन ब्रीडिंग का उपयोग करते हैं, यहाँ पे सही है। असत्य पूछा था, यहाँ पे असत्य हो जाएगा सी। 11वां क्वेश्चन, अंतःप्रजनन से क्या बढ़ता है, अंतःप्रजनन से क्या चीज जो है वो बढ़ जाती है, तो बताया था मैंने समयुग्मनजता, फर्जी क्वेश्चन। बहिर्प्रजनन से क्या बढ़ जाएगा, विषम युग्मनजता। और याद रखना बहिर्प्रजनन से एक और चीज, ठीक है ना, विभिन्नताएं बढ़ती है। ठीक है ना, ये नई चीज विभिन्नताएं बढ़ती है। दूसरी चीज, ठीक है, अजन्निक संतति जो होती है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, अजन्निक संतति प्राप्त होती है। तीसरा जो है वो जन्निक संतति जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो नए लक्षण होते हैं वो नए लक्षण की उत्पत्ति जो होती है उसकी संभावनाएं क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ये तीनों ज्यादा हो जाएगी, खाली एक चीज कम होगी, वो है जननिक संतति। ठीक है, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, यहाँ पर हाइब्रिड विगर किससे प्राप्त होता है। अभी मैंने बताया था आपको अंतःप्रजनन से कोई प्रकार का हाइब्रिड विगर प्राप्त नहीं होता, केवल और केवल जो होता है वो बहिर्प्रजनन से ही हाइब्रिड विगर प्राप्त होता है। हाइब्रिड विगर मतलब संकर औज। अगला देखिए असत्य कूट जो है इसमें से आपको छांटने हैं। फुल सिप जो होती है उनमें क्लोज इन ब्रीडिंग होती है, बिल्कुल सही है। हाफ सिप में लाइन इन ब्रीडिंग होती है, क्रॉस ब्रीडिंग अलग अलग नस्लों की होती है। तो असत्य इनमें से कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बता रखा है मैंने पूरा। ठीक है ना, फटाफट क्वेश्चंस करो। ठीक है ना, अच्छा कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है हमने उस बुक में देखे हैं, उस बुक में देखे हैं। तो ऐसा है भाई, सारे नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, हर बुक में जो है वो 20 to 30% जो है वो नए क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और क्यों जरूरी है एमसीक्यू बुक लेना, या फिर क्यों जरूरी है लगातार एमसीक्यू करना। तो कल भी जो है मेरे पास में काफ़ी सारे बच्चे आए थे कि सर कैसे पढ़े। तो एक तरीका मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा हो सके ये टाइम जो है वो थ्योरी पढ़ने का नहीं है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेंड करने का है। और मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ कि कम से कम 20,000 क्वेश्चंस करने 2 महीने में, ठीक है ना। ये 5,000 क्वेश्चन से भी कुछ नहीं होगा। आपको मार्केट में जितने भी MCQ बुक मिल रही है वो सारी खरीद लो अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है ना। मैं अपना कह ही नहीं रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे में नहीं है अच्छा तो आप कोई और बुक खरीदो, लेकिन 20,000 का टारगेट रखो, ठीक है ना। 20,000 क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे न कैसे तो करनी ही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 20,000 जब MCQ कर लोगे ना, तब वो जो 150 MCQ आपको या 100 बैठने के जो MCQ दिखेंगे वो फटाक से राइट हो जाएंगे, और वो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकते हो। और प्रैक्टिस जो होती है वो लगातार MCQ करने से ही होगी, ठीक है। तो अब देखिए बहिर्प्रजनन का सबसे सरल तरीका कौन सा है और सबसे कठिन तरीका कौन सा है। तो भाई सबसे सरल तरीका तो है कि आप जो है वो एक ही नस्ल के 2 अलग अलग पशुओं के मध्य संकरण करवा दो, ठीक है। आपको नहीं पता, ठीक है, फलौनारी गाय साहिवाल नस्ल की है और आपकी भी गाय साहिवाल नस्ल की है, दोनों के मध्य क्रॉस करवा दिया, सबसे सरल है आउट क्रॉसिंग। और सबसे कठिन तरीका कौन सा होगा, अगर आप क्या कर रहे हो स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण करवा रहे हो, तो सबसे कठिन तरीका होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला इसके बाद में देखिए संतान में सबसे ज्यादा हेट्रोसिस जो होता है वो किस प्रजनन से मिलता है। देखो हेट्रोसिस का मतलब क्या होता है कि अच्छे लक्षणों वाली संतति प्राप्त करना, और अच्छे लक्षणों वाली संतति जो होती है वो आउट क्रॉसिंग से ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग में मिलती है। और इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ठीक है ना, जो ब्रीडिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो कौन सी है, क्रॉस ब्रीडिंग की। मतलब आपको ये बोला जाता है कि अगर कोई देसी नस्ल है तो उस देसी नस्ल में जो है वो सीमन किसका डालो आप, या तो थार का डालो, ठीक है। साहीवाल है तो भी उसमें थार का डालो, क्यों, क्योंकि थार पारकर जो होती है वो इस मौसम में अच्छे से जो है वो क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है, तो उसके कैरेक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसका मतलब हेट्रोसिस जो होता है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, भाई बहन के बीच में कौन सा प्रजनन होता है। मैंने बताया था सबसे क्लोज जो है वो भाई बहन के मध्य ही है, और यहाँ पर क्लोज इनब्रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। सौतेले भाई बहन है, सौतेले भाई बहन है, इसका मतलब 1-2 पीढ़ी का अंतर है, उनमें किसी न किसी माता जो थी या फिर पिता जो थे उनके अलग अलग थे, तो इसका मतलब उनमें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गैप आया है। एक पिता है या फिर सेम माता है तो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरा कैरेक्टर, दूसरा सेक्स जो है वो चेंज है, और इसलिए वो क्लोज नहीं होकर के किस टाइप का हो जाता है, फिर वो लाइन ब्रीडिंग हो जाती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था जनरली जो होता है वो एक ही नस्ल में जो है वो 2 अलग अलग नस्लों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अच्छे जो उत्कृष्ट नस्ल जो होती है उनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो एक प्रकार का ये आउट क्रॉसिंग होता है। नस्ल सुधार के लिए कौन सी विधियां काम में ली जाती है, तो मुर्गियों में नस्ल सुधार के लिए ली जाती है लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। इसके बाद में सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो भैंस में होती है, ठीक है। क्लोज ब्रीडिंग जो होती है, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो गाय, भेड़ और बकरी में ली जाती है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है। इसने क्या बोला है, सत्य कथन छाटी, अच्छा तीनों ही सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रजनन से नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, तो कौन सा ऐसा प्रजनन है जिससे नस्ल शुद्ध होगी, यानी कि समयुग्मनज अवस्था जो होती है वो आपको मिल जाती है। तो इनमें से इन ब्रीडिंग जो होती है उनमें नस्ल की शुद्धता आपको मिल जाती है। अगला देखिए, ग्रेडिंग अप प्रकार के किस पीढ़ी में लगभग शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है, तो 7वीं से 8वीं पीढ़ी में। जब आप क्या होता है, माता पिता से कैरेक्टर जब बच्चों में आते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, देखो पहली में 50% आएंगे, दूसरी में 25% आएंगे, तो 50 और 25 हो जाते हैं 75। तीसरी बार जो पीढ़ी होती है उसमें 25 के भी आधे यानी 12.5% जो है, मतलब होता क्या है कि वो बढ़ते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जितनी संततियां होती रहेगी उनमें क्या हो जाएगा, आधा भाग ही जाता है, आधा भाग जो होता है दूसरी में जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो लगभग 7वीं से 8वीं पीढ़ी में जो है वो शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। किसी असंक्षिप्त मादा का किसी शुद्ध नर के मध्य प्रजनन, बताया था मैंने, इसको अपन कहते हैं ग्रेडिंग अप, ठीक है। इसके बाद में ये देखो मैंने सारा बता रखा है, इसलिए आपके लिए फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इनमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्रिस क्रॉसिंग में 2 अलग अलग प्रकार की जो नस्लें होती है उनको अलग अलग नस्लों को जो है एकांतरित रूप में से जो है वो ली जाती है काम में। रोटेशनल क्रॉसिंग में 3 अलग अलग नस्लों को एकांतरण में काम में लेते हैं। बहिर्प्रजनन से क्षमता बढ़ती है और में संतति प्रजनन योग्य होती है। तो देखो ऐसा है, इनके अगर ऑप्शंस देखोगे तो मैंने आपको बताया था जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है
तो उनमें एक तो होती है क्रिस क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग नस्लों को जो होता है वो एकांतरण काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले थार का साहिवाल के साथ करा दिया, दूसरा उसके साथ करा दिया। रोटेशनल में क्या होता है, तीन अलग अलग नस्लों को जो है वो एकांतरित क्रम में जो है वो उपयोग में लेना, ठीक है। रोटेशनल का मतलब रोटेशन में आएगी, ठीक है, पहले उसका नंबर आएगा फिर इसका नंबर आएगा। इसके बाद में बहिर्प्रजनन से उत्पादकता तथा प्रतिरोधकता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है भाई। अंत प्रजनन से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उत्पादकता भी कम होती है, और बहिर्प्रजनन से ये दोनों ही बढ़ती है ना। और चौथा ऑप्शन है प्रजातीय संकरण में संतति प्रजननीय योग्य होती है, तो बिल्कुल गलत है भाई। कभी भी जो है वो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो संतति होती है घोड़े और गधे के संकरण से जो खच्चर बनता है वो कभी भी जो है वो प्रजनन योग्य नहीं होता, वो स्ट्राइड होता है। और जितने भी ओड नंबर में होते हैं यानी विषम संख्या में जिसमें गुणसूत्र होते हैं कभी भी जो है वो प्रजनन योग्य नहीं होता। चाहे आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा है, सुना है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 + XXY, तो वो भी जो है वो प्रजनन योग्य नहीं होता। और इस प्रकार से 24 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का जो है हम करते हैं। एक नस्ल के पशुओं में होने वाला प्रजनन जो आपस में रिश्तेदार नहीं होते, तो अगर रिश्तेदार नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा क्रॉसिंग हो जाएगा, यहाँ पर आउट क्रॉसिंग हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो अपन ने ये जो है लेक्चर भी खत्म कर दिया है 25 क्वेश्चंस का, ठीक है। मेरे हिसाब से जेनेटिक्स का अपन एक और लेक्चर लेंगे लास्ट, जिसमें क्रोमोसोम के जो क्वेश्चंस थे ना, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, उत्परिवर्तन के जो क्वेश्चंस है वो लेंगे, ठीक है। उत्परिवर्तन में और भी क्राइडुकैट सिंड्रोम जो RCDF में पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन तो गुणसूत्र की जो अबनॉर्मलिटी होती है, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ठीक है, जो मोनोसोमी, नलीसोमी, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर इसका लेंगे अपन, ठीक है, लास्ट ये ले लेंगे। इसके बाद में जो है वो तुम्हारी बड़ी मनसा है कि फिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट कराएं। फिजियोलॉजी के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट आप चाहते हो तो वो भी स्टार्ट करवा दूंगा। हर एक के अपन 7 से 8 लेक्चर लेंगे, ठीक है। लगभग अपने पास में वैसे 70 दिन तो है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे जो है वो सब्जेक्ट डबल कर दूं। और दूसरा जो है वो आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज के बारे में जो है वो हमने डिसाइड किया है कि टोटल जो है वो 18 टेस्ट, 18 टेस्ट जो है वो हम लेंगे, ठीक है। 18 में से जो है वो पहले 5 टेस्ट जो होंगे सब में जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे, सारे जो है वो टेस्ट एकदम मस्त अव्वल टाइप के होंगे, ठीक है ना। और सबसे कम प्राइस में सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी मैंने 2-4 कोचिंगों के देखी रेट, ठीक है ना, 1000 1500 2-2000 उन्होंने जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज की रेटें जो है वो डिसाइड कर रखी थी। मेरे को लगता है कि इतनी रेटें जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत कम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो नंबर्स में जुड़ सको, इसलिए हमने रेटें जो है वो बहुत मतलब प्राइस जो है वो प्राइस सेक्शन पे बड़ा काम किया है कि कम रखा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप जुड़ पाएँ, ठीक है। और किस टाइप से जो है वो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको पता है नंबर जो है 7877445621 पर जो है वो आप मैसेज कर दीजिए। इसके बारे में जो है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन जो है वो मे बी कल तक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हम केवल इंक्वायरी ले रहे हैं इसकी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जो है वो आपको टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना है, ठीक है। कारण उसका ये रहेगा कि जितने ज़्यादा जो है वो आप क्वेश्चन पेपर अटेंड करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छा कर पाओगे। दूसरी ये चीज़ है कि क्वेश्चंस इस बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन जो है वेटनरी के आपको रिपीट वाले मिले और 50 क्वेश्चंस नए मिले, क्योंकि वो जो 50 रिपीट वाले हैं ना वो तो तुम्हारे ऐसे रट्टे हुए ना कुछ बच्चों के, तो कि वो जिन्होंने 20-20 हज़ार क्वेश्चन जो कर चुके हैं, मैं तो कुछ बच्चों को बता रहा हूँ 20,000 क्वेश्चन अटेंड करने, कुछ बच्चे 20,000 करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नए बने, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 50 से 60% तो रिपीट वाले हो और 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो वापस से नए क्वेश्चन हो, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें लैंग्वेज चेंज हो, ठीक है ना। तो उस पर हम काम करेंगे, इसीलिए हमने जो है वो अच्छे टेस्ट पेपर जो है वो 18 डिसाइड किए। 10 जो है वो सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे, वो जो है वो सभी बुक वाले जिन्होंने बुक ले रखी है उनको फ्री मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि वो जो है वो आपको एक टाइप से प्रैक्टिस टेस्ट PDF मिलेगी उसकी, आप जो है वो आराम से उनको अटेंड कर लेना, कुछ नहीं है। इसके अलावा स्टार्टिंग के 2 टेस्ट अगर आप ऑनलाइन देना चाहोगे तो 2 टेस्ट स्टार्टिंग के आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तीसरे टेस्ट से जो है वो आपकी एक कोर्स जो है वो डिसाइड हो जाएगी,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है वो आपके 18 टेस्ट पेपर्स जो है वो हम डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी है वो आपको 7877445621 पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर से नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।